सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने एएस फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया था, हमने बीच में छोड़ दिया था। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात किया था एएस फर्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करते हैं हमें उसको डिस्क्लोज करना होता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कुछ फैक्टर है जो हमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज या चूज भी कह सकते हैं अकाउंटिंग। भाई हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करें, ठीक है, उसका चयन करें, ठीक है, उसके कुछ फैक्टर हैं, उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस के कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करें, हमारे लिए कौन सी अच्छी रहेगी, इसके कुछ फैक्टर है। ठीक है, तीन फैक्टर हमारे पास, तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है मटेरियलिटी, महत्वपूर्णता। पहला फैक्टर है महत्वपूर्णता। दूसरा फैक्टर है हमारे पास प्रूडेंस, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारे पास सब्सटेंस और फॉर्म, ठीक है। इसका दूसरा नाम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रियलिटी और लीगलिटी। अब देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविकता से ऊपर व्यवहारिकता। हाँ जी, अब इनका देखते हैं। मटेरियलिटी क्या होती है, मटेरियलिटी क्या कहती है भाई, हमारे बिजनेस के दिख तो रहा है ना, लाइट चली गई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। मटेरियलिटी क्या कहती है भाई, हमारे बिजनेस के जो भी मटेरियल, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो बिजनेस के लिए क्या हो, मटेरियल हो, उन्हें हमें अलग से डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, बिजनेस ये एक नियम बना हुआ है आजकल कि हमारे रेवेन्यू का जो टोटल रेवेन्यू है ना, या सेल्स, टोटल रेवेन्यू का 1% या 1 लाख रुपए, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू, किसी भी व्यवहार की वैल्यू रेवेन्यू के 1% या 1 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो हमें उनका सेपरेट ट्रांजैक्शन करना होगा। आई बात समझ में? यानी हमारे बिजनेस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन मटेरियल है, मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या माना हमने भाई, रेवेन्यू का 1% जो हमारा टोटल सेल्स हो रहा है या वैसे रेवेन्यू हो रहा है उसका 1% या जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक हो, तो इसको हम क्या मानते हैं, मटेरियल मानते हैं। उनका ट्रांजैक्शन हम सेपरेटली करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते सन्ड्री एक्सचेंजेज में बहुत सारे, ठीक है, छोटे छोटे का कर सकते हैं, बट ऐसा है तो इनकी ट्रांजैक्शन हम अलग से करते हैं। दूसरा है फैक्टर कौन सा, प्रूडेंस क्या कहता है कि भाई हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट अगर फ्यूचर के प्रॉफिट है उनकी अकाउंटिंग हम आज ही नहीं करेंगे,
फ्यूचर्स की जो प्रॉफिट है उनकी अकाउंटिंग हम आज ही नहीं करेंगे, जब प्रॉफिट मिल ही जाएंगे ना, वास्तव में प्रॉफिट हमारे पास मिल जाएंगे तब करेंगे। बट फ्यूचर्स की जो लॉसेस है, फ्यूचर की जो हानियां है ना, फ्यूचर्स में जो होने वाली हानियां है, हम उनके लिए प्रोविजंस आज बना देंगे, हम उनके लिए प्रोविजंस आज बना देंगे। ये कौन सी है? प्रूडेंस। आई बात समझ में। और तीसरा जो फैक्टर है वो है सब्सटेंस और फॉर्म, या इसको ऐसे कह सकते हैं रियलिटी ओवर लीगलिटी। इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे हमने हायर परचेज से कोई मशीनरी परचेज की या कोई एसेट्स हायर परचेज से परचेज की है। अब देखो हायर परचेज में हम क्या करते हैं, हम ओनर नहीं बनते हैं, जब तक हम सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक हम ओनर नहीं बनते। बट मशीन हमारे पास आ जाती है, एसेट्स हमारे पास आ जाती है, तो हम उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हम हमारी अकाउंटिंग में उसको शो करते हैं, ठीक है। उसकी ओनरशिप हमारे पास नहीं है, लीगलिटी में हमारे पास वो नहीं है, बट वो रियलिटी में हमारे पास है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तीन फैक्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मटेरियलिटी क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है उनकी हम सेपरेट ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, सेपरेट एंट्री करते हैं। जैसे मटेरियल क्या हो गया, जो रेवेन्यू का 1% ये माना जाता है आजकल, ठीक है, या 1 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी वैल्यू हो। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या कहती है भाई, फ्यूचर्स के लॉसेज का, फ्यूचर्स की हानियों के हमें अभी से प्रोविजंस बढ़ाने चाहिए, फ्यूचर्स की हानियों के हमें अभी से क्या बनाने चाहिए, प्रोविजंस बनाने चाहिए। जैसे प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, हमें पता है भाई बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना लेते हैं। टैक्स पे करना है तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लेते हैं। फ्यूचर्स के लॉसेज का हम क्या बना लेते हैं, बट फ्यूचर्स की इनकम, फ्यूचर्स का जो भी प्रॉफिट होता है हम उसके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते, कोई भी एंट्री अभी से नहीं करते हैं, ये प्रूडेंस कहलाती है। और तीसरा फैक्टर क्या है, सब्सटेंस और फॉर्म। रियलिटी ज्यादा भारी है किससे, लीगलिटी से, ठीक है। हायर परचेज का एग्जांपल दिया था, समझ में आ गया होगा आपको? हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं, यहां तक लिख लिया? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ी है उनको हम चेंज कब कर सकते हैं, ठीक है। 3 कारण हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं उनमें चेंज, ठीक है। तीन कारण हो सकते हैं, 3 कारण अगर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से कारण? की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा आवश्यक होने पर, अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड, भाई कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया नया जो उसी पर्टिकुलर उस पर है, पॉलिसीज पर है, तो हम उसके अनुसार कर सकते हैं, स्टैंडर्ड द्वारा आवश्यक होने पर। हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखवा दिया, आवश्यक। दूसरा, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो, वैधानिकता, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो, वैधानिक आवश्यकता होने पर, भाई सरकारी कहते हैं, इसको चेंज करो, ऐसे करो, तो हम उसको वैसे उसी तरीके करेंगे। तीसरा है चेंज करने पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन देते हो, बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये 3 कारण हो जाए तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है,
हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, WDV मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम SLM में करना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये तीन बातें हो रही हो, अगर हमारे कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा आवश्यक होने पर, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा आवश्यक हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए जिससे उसमें कहा गया हो इसको इसी मेथड से करना हो, तो उससे कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर गवर्नमेंट ही कहते हैं भाई इसको चेंज ऐसे करना है, इसमें करना है, तो हम उस पर करते हैं। अगर हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको करने से अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन देने लगे तो हम उसको कर सकते हैं चेंज, ठीक है, अन्यथा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमें परिवर्तन के कारण बताने पड़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, आधारभूत उसी में है ये, फर्स्ट में ये आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। कौन कौन सी अकाउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती तीन है केवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, ठीक है, दूसरी कंटिजेंसी, कंसिस्टेंसी, सॉरी, और तीसरी एक्यूरेट, ठीक है। तीन हमारी क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, ठीक है। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट। हिंदी में लिख लो, ये ई है। गोइंग कंसर्न को कहते हैं हिंदी में सुदीर्घ संस्थान, सुदीर्घ संस्थान। कंसिस्टेंसी कहते हैं निरंतरता, और इसको कहते हैं उपार्जन। और देखो गोइंग कंसर्न क्या है भाई, हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। हमको बिजनेस को वर्तमान में, ठीक है, या फ्यूचर में बंद करने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, बंद करने कोई हमारा इरादा नहीं है। एक लंबे पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ये होती है गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ये होती है हम एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपना लेते हैं, ठीक है, हम अगले साल भी उसी को अपनाएंगे, उसके अगले साल को भी उसी को अपनाएंगे, उसके अगले ईयर भी उसी को अपनाएंगे। आगे बात सुन, निरंतरता। एक्चुअल क्या होता है, आपने दो बेसिस पढ़े होंगे, एक तो कैश बेसिस और एक एक्चुअल बेसिस पढ़े होंगे ना अकाउंट में। हाँ जी, कैश बेसिस क्या होता है, जब हमें कोई रिसिप्ट पेमेंट हो जाती है तभी हम उसकी क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं, ठीक है, हम उसकी एंट्री कर देते हैं। और एक्चुअल क्या होता है, जब हम एक्रूड हो जाता है या ड्यू हो जाता है, एक्रूड हो जाता है या ड्यू हो जाता है, तब हम उसकी एंट्री कर देते हैं। आई बात समझ में? तो ये तीन हमारी क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सी है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट। यहां पर एक नोट लिखना, इफ फॉलो
फॉलो नो डिस्क्लोजर। अगर ऐसे लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो, अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को हम अपने बिजनेस में अपना रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार के डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? एक बार रिवाइज करते हैं पूरे एएस को, पूरे एएस फर्स्ट को रिवाइज करते हैं। डेट में भूल गया था, पहले नहीं थी, लेकिन रिवाइज करते हैं। एएस फर्स्ट क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कहाँ डिस्क्लोज करना होता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ एग्जांपल बताए थे मैंने, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन गुडविल, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। इनमें बहुत सारे मेथड होते हैं, एक मेथड क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है। ठीक है, आगे क्या पढ़ा था हमने? कुछ फैक्टर पढ़े थे। कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे? मैटेरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस और फॉर्म। ठीक है, मैटेरियलिटी क्या कहती है? जो भी बिजनेस के लिए मैटेरियल ट्रांजैक्शन उनकी अलग से एंट्री करनी होती है। प्रूडेंस क्या कहती है? भाई हम फ्यूचर्स के लॉस इसका अभी से क्या बना लेते हैं? प्रोविजंस बना लेते हैं। और इसकी क्या कहती है? सब्सटेंस, यानी जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए बजाय लीगलिटी के। मैंने किसका एग्जांपल दिया था? हायर परचेज का। ठीक है, हाँ। और तीन हमारी क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। कौन कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? गोइंग कंसर्न क्या होती है? गोइंग कंसर्न क्या होती है? हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा बिजनेस एक लंबे पीरियड तक चलता रहेगा, हमें इन प्रेजेंट में फ्यूचर्स को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी हमारी कंसिस्टेंट, यानी एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर लेते हैं तो अगले साल, नेक्स्ट ईयर अभी हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। एक्रूअल, यानी जो चीज एक्रूड हो जाती है हम उसका उसी समय पर क्या कर देते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे AS9 हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप रिवाइज करना और सारी AS को पढ़ना। ठीक है।